नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना मोल कंसेप्ट चल रहा था। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है ये। और हम लोग इन द मोल कंसेप्ट हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टाइप 2 में पढ़ रहे थे कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एटम्स या एलिमेंट कुछ भी दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज उस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, प्रीवियस हमने एक दो क्वेश्चन किया था इस पे आई थिंक। ठीक है, तो चलो आज क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट, कि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस है, एजाइड आयन है। ठीक है, N3 माइनस एजाइड आयंस। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम। ठीक है, ऑफ N3 माइनस एजाइड आयंस के अंदर पता करना है। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद हो तो हमने कैसे सॉल्व किया था बताओ। पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन एजाइड आयन। तो हम पहले ये निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कहाँ, एजाइड आयंस, कितना हो जाएगा। चलो N3 है, ठीक है, और माइनस है, तो एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इंटू क्या 3, 3 नाइट्रोजन है, प्लस एक माइनस चार्ज है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा ना। देख लो सब लोग, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली N जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना 7, तो उतना ही क्या होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है कि नहीं। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के लिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रल हो। ठीक है, बट यहाँ पे एजाइड आयन है तो मतलब एक माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड भी किया है। तो न्यूट्रल के लिए 7 इंटू 3, 3, अगर मैंने समझा कि 3 है आपका नाइट्रोजन, तो 7 इंटू 3 प्लस 1, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम यहाँ से, क्योंकि हमें मोल नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमें वेट, वो कितना है 4.2 ग्राम एजाइड आयन का। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे बोलो, यहाँ से मैं निकालूंगा बेटा पहले नंबर ऑफ क्या मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या एजाइड आयन, तो 4.2 ग्राम। अब एजाइड आयन का मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कितना होता है कैलकुलेट कर लो, तो ये आएगा 14 इंटू 3, कितना हो जाएगा बोलो 42 ग्राम। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.1 मोल आएगा। देख लो यहाँ पे कितना आएगा 0.1 मोल। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो मोल अब पता चल गया, तो फिर जिस तरह से रूल है वही लगा देना। मोल ही तक तो हमें पता करना था, मोल पता चल गया। अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतना ग्राम, तो मैं हटाऊं ये। चलो अब नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.1 मोल ऑफ क्या एजाइड आयन, क्या हो जाएगा बोलो 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल इंटू कितना इलेक्ट्रॉन था 22 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इतना टोटल इलेक्ट्रॉन होगा। अगर तुम इसको सॉल्व करो, ये क्या था Na है ना, जैसे इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 Na इंटू क्या 22 इलेक्ट्रॉन, या तुम इसको ऐसे कर दो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू कितना 22 क्या इलेक्ट्रॉन। तुम इसको सॉल्व करो तो 6.6 ले लो और 22, तो 132
अप्रोक्स, ठीक है, फिर देन 22 है, 6 दूनी 12, देन 0.1, तो ये अप्रोक्स 2.2 समथिंग आ जाएगा। 2.2 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन आई थिंक होना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही अप्रोक्स आना चाहिए, ठीक है। 2.2 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऐसे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर ग्राम दिया है तो मोल निकाल लेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं, उसके बाद मोल जैसे निकाल लिए तो मोल इनटू, ठीक है, 0.1 मोल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोल का वैल्यू कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, उससे मल्टीप्लाई कर दे, जो भी वैल्यू आए। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैं निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो कैलकुलेट जो नंबर है इनटू क्या एन है, जो वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट वैल्यू, नंबर नहीं लिखो वैल्यू लिख दो, इनटू एन है, इनटू क्या टोटल इलेक्ट्रॉन इन क्या गिवन सब्सटेंस लिख दो। बस ये कर रहा हूं मैं, समझ आ रही बात? तो ये करते चलो, आंसर तुम्हारा आता चला जाएगा, है कि नहीं? चलो इसको रब कर दूं, चलो क्लियर है सबको? एकदम जा रही है बात दिमाग में कि हाँ सर ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं देता हूं एज ए होमवर्क, ये तुमको करना है, ठीक है। ये CTQ है, पहला CTQ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितना है 9.8 ग्राम ऑफ SO4 2- इन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेट आयन। नाम भी याद रखना है, मैं नाम लिखते चल रहा हूं क्योंकि बहुत जगह नाम आएगा, कहीं कहीं ऐसा होता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, ये नहीं दिया रहता है फार्मूला, तो ये आपको याद होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है मुझे, इसका आंसर इन द कमेंट बॉक्स आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने जो आप बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, बहुत इजी, ठीक है। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैं जिस टाइप का दे रहा हूं उसी टाइप का प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूं। 2.5 ग्राम ऑफ PO4 3- आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो इसका बताना है कैसे निकालोगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, बोलो क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, पहले हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, वेट गिवन है, किसका, फॉस्फेट का गिवन है वेट। मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, इसको भी तुम बना के मुझे बताना, ठीक है। ये भी CTQ मान लो, बस हिंट दे रहा हूँ, वेट गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, किसका वेट गिवन है, फॉस्फेट आयन का। उसके बाद क्या करोगे, इसका बोलो क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल। जैसी नंबर ऑफ मोल निकल गया, जैसी नंबर ऑफ मोल निकला, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, इसका टोटल नंबर ऑफ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है पहले ये कैलकुलेट कर लोगे, है ना, कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर जितना मोल आएगा उतना मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। सिंपल, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बस तुम ये करते जाना, तुम्हारा आंसर आता चला जाएगा। क्लियर है बात? और जैसे ही आ जाए यहां से नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन इन मान लो कि यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि m मोल आया है, m मोल आया, ठीक है। इसका मोल जो आया वो m मोल आया, तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन इन m मोल ऑफ क्या PO4 3- इसको तो क्या लिखूंगा, बोलो m मोल जो आया है इनटू क्या Na, मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो नंबर से इनटू क्या टोटल इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। ये मैंने पूरा एक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप थर्ड, इट्स कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ मास, टाइप थर्ड। चलो ये भी आप क्वेश्चन मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, मैंने इसका पूरा हिंट दे ही दिया है, ठीक है, आपको बस बनाना है, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना फायदा करेगा, ठीक है। तो चलो अब टाइप थर्ड देखते हैं, टाइप थर्ड, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करूंगा मैं, देखो इस सब कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, मूल कंसेप्ट का, कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। अभी 3 टाइप मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, और आते ही आते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। तो टाइप थर्ड में मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्या, मास पूछ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ क्या, मास, ठीक है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, और ये आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये IIT JEE का क्वेश्चन है, देखना कितना इजी है, IIT JEE एडवांस का वो भी क्वेश्चन है 2001 का, ठीक है ना। तो ये देखना कि कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल मास, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ क्या बेटा बोलो, इलेक्ट्रॉन्स इन, कहाँ, इन किलोग्राम, ठीक है। कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किलोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या टेक्निक होगा सर, तो इसका देखते हैं, एक मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अभी पढ़ा था हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स में, है कि नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा होगा, ठीक है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का मास अगर बोले तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, अगर किलोग्राम में लिखे तो -31 होता है, इतना ही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन का मास जरा मेरे को बता दो, तो तुम क्या करोगे, 2 इंटू, अरे बढ़ रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो 2 इंटू दिस वन। अगर सर यहीं पे अगर आप मुझे बोल दो 3 इलेक्ट्रॉन का, तो फिर से सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर यहीं पे बोल दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया है, तो क्या करूंगा बोलो, 1 मोल इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर। अरे समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, अरे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, 1 से 2 टाइम्स हुआ, 1 से 3 टाइम्स हुआ, 1 से 1 मोल बहुत बड़ा है, तो ये तो मल्टीप्लाई ही होगा सर, है कि नहीं। तो चलो जरा न्यूमेरिक वैल्यू निकालते हैं इसका कि क्या आएगा, आंसर तो यहीं से आ जाएगा, बट निकाल के देखते हैं। चलो ये क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जरा अगर मैं यहाँ पे निकालूं इसका आंसर, तो मैं लिखूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 मोल इंटू कितना, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, कितना होता है 1 मोल बताओ, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तुम अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट अगर तुम करने जाओ, अगर तुम इसे कैलकुलेट करने जाओ, तो ये अप्रॉक्स आता है 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस होगा ना, ये दोनों सेम है बेस, तो प्लस होगा, तो यहाँ पे घट के आ जाएगा कितना, -8। तो अगर तुम इसे ग्राम में चेंज करो, अगर तुम इसे किस में चेंज कर दो, ग्राम में, ठीक है। अगर तुम इसे ग्राम में चेंज करना चाहो, ठीक है, या अभी इसे समझो कि मैं माइक्रो में अगर चेंज कर दूं, माइक्रो किलोग्राम में अगर चेंज करना चाहूँ, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 0.546 इंटू 10 टू पावर, इधर पॉइंट में ले आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आ रही बात, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये कितना होता है, ये माइक्रो होता है, अरे 10 टू पावर -6 को क्या बोलते हो तुम, माइक्रो। तो क्या ये लिख सकता हूँ 0.546 क्या माइक्रो किलोग्राम, कितना छोटा आंसर आया, देखो कितना छोटा वेट है, अरे समझ रहे हो कितना छोटा, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो कम से कम
1-2 ग्राम का तो होगा ही, कम से कम 2-3 ग्राम का होना चाहिए। बट ये देखो माइक्रो में आ रहा है इसका वेट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट, ठीक है, माइक्रो किलोग्राम में, कितना छोटा है। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दूं तुम्हें, मान लो इसी टाइप का एक देता हूं, ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट, मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट, देखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, ठीक है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, मोल, हाँ ठीक है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन which will, ठीक है, weight, which will weight कितना, 1 किलोग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will weight 1 किलोग्राम, ठीक है। ये तुम CTQ में ले लो, ये क्लास टेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्लास टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुम मुझे बना के बताओगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, बट उससे पहले ये क्वेश्चन तुम समझ गए हो ना, मैं रब कर दूं, यानी कि तुम समझो नहीं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल वेट क्या 1 kg। इसका कहने का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जिसका वेट कितना है 1 kg में, 1 kg में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में, यहाँ नंबर ऑफ मोल बताना है, वेट नहीं, मास नहीं पूछ रहा है, समझ में आ रही बात, तो ये बताना है। चलो अब रब कर देता हूँ इसको। तीनों टाइप हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हमारे। कहने का मतलब है कि ये चीज क्लियर हो गया, फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना देखा। हमने क्या देखा, कि वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट मास कैसे करते हैं मोल के रिस्पेक्ट में। और एक और देखा था हमने, क्या देखा था कि एटम्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 3 कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो है अपना एटम्स। एटम्स, चलो एटम क्या होता है, एटम्स मत लिखो, एटम लिखो पहले। क्या होता है एटम, तो मैं लिख रहा हूं, ये सब लोग जानता होगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट particle of an element, the smallest particle of an element, the smallest particle of an element which exists in क्या, which exists in nature is called क्या बेटा, the smallest particle of an element which exists in क्या, nature is called क्या, atom, ठीक है। समझ में आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट। अगर मैं इस पेन को काटता जाऊं, इतना टाइनी, जो सबसे इसका टाइनी पार्टिकल होगा ना, जिसको मैं नेकेड आई से नहीं देख सकूंगा और उसको फर्दर मैं सब डिवाइड नहीं कर सकता हूं, वो मेरा क्या होगा, एटम होगा। क्लियर हुआ यहां तक बात। चलिए अब मैं बात करता हूं, ठीक है, कि एटम, एक पॉइंट में लिख रहा हूं, एटम में और may not exist in, क्या लिख रहा हूं मैं, in free state। एटम में और may not exist in क्या, free state। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो जरा देखते हैं कि कौन फ्री एग्जिस्टेंस में रहते हैं। तो फ्री एग्जिस्टेंस वाले कौन है, ये एटम है। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल एटम भी बोलते हैं, इनको हम लोग सिंगल एटम भी बोलते हैं। देखो बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सिंगल एटम भी बोलते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, समझ में आ रही बात, लिथियम, कैल्शियम, समझना, बेरिलियम, ये सब रह सकते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेट में। अगर मैं बोलूं कि नो फ्री एग्जिस्टेंस, वैसा एलिमेंट जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नो फ्री एग्जिस्टेंस,
तो ये होते हैं आपके क्या, बोलो, मोर देन वन एटम के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, मोर देन वन एटम। इनको हम लोग मॉलिक्यूल के श्रेणी में भी ले आते हैं, ठीक है। मोर देन वन एटम, जैसे ऑक्सीजन हो गया अपना, नाइट्रोजन हो गया अपना, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करो तुम, ये हमें हमेशा O2 फॉर्म में मिलेगा, हमेशा हमेशा किस फॉर्म में मिलता है, O2 के फॉर्म में। यहाँ पे 2 एटम कंबाइन किए हुए हैं इसके, है कि नहीं। ये क्या है, ये हमेशा किस फॉर्म में मिलता है, बोलो, N2 में। फास्फोरस जब भी देखोगे P4 फॉर्म में रहता है, सल्फर जब भी देखोगे एसिड फॉर्म में होता है, समझ में आया। तो ये लोग हमेशा इस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, मोर देन वन एटम के साथ हमेशा ये मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये एटम नहीं है, ये भी एटम है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो, क्योंकि ये एटम से ही मिलके बने हैं ना, तो इसलिए मैंने इनको इस पार्ट में रखा है। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब जरा देखते हैं मास ऑफ एटम के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, मास ऑफ एटम। चलो अगर मैं इसको समझाऊं, समझना, मास ऑफ, क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम, दीज आर, ठीक है, समझना, दे ऐसे लिखो, देयर आर थ्री डिफरेंट there are three different types of masses in, कहाँ, in an atom. There are three different types of masses in an atom. एक एटम के अंदर कम से कम 3 टाइप ऑफ मासेस हो सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी एटम के लिए, ठीक है। फर्स्ट मैं बोलूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास, समझना। सेकंड मैं बोल सकता हूं बेटा यहाँ पे एटॉमिक मास, समझना है सबको हमको। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, ये तीनों पढ़ेंगे। ये 3 होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और आपका क्या, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। तो चलो हम लोग पहला देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो मैं लिखता हूं रिलेटिव एटॉमिक, क्या बेटा, मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, समझना है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो, ठीक है। बट इसको पढ़ाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूं, इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास कांस्टेंट। ये जानिएगा तभी इसको मैं रिलेट कर पाऊंगा इससे, ठीक है। तो पहले ये जान जाते हैं एटॉमिक मास कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कांस्टेंट क्या होता है, हमने हेडिंग डाला है रिलेटिव एटॉमिक मास, बट उससे पहले हम लोग एटॉमिक मास कांस्टेंट समझते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि द एटॉमिक मास, मैं पहले इसको लिख लूं डिफिनेशन, फिर इसको समझाता हूं। द एटॉमिक मास कांस्टेंट, द एटॉमिक मास कांस्टेंट डिफाइंड एज, समझना, इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ 1/12 mass of one atom of क्या बोल रहा हूं, कार्बन C12 बोलो या कार्बन 12 लिख दो, यहाँ कार्बन 12 मैंने लिखा। द एटॉमिक मास कांस्टेंट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। समझना है बात, जरा मैं इसको इलेबोरेट कर दूं, समझा दूं तुम्हें कि ये डिफिनेशन बोल क्या रहा है, तुम समझो जरा यहाँ पे बेटा। चलो समझो, ये मैंने तराजू बनाया है, थोड़ा खराब बनाया है, बिहेव करो इस मेरे साथ, थोड़ा सा आप भी झेलो, समझो, परफेक्शन तो नहीं है बट तराजू है, समझो। यहाँ पे मानो मैंने 1 kg रखा है बटखरा समझते हो ना, वेट, जो वेट करते हैं हम लोग किसी चीज को, 1 kg का बटखरा बोलते हैं हिंदी में। अगर वो रखा है मैंने, ठीक है, अगर समझो कि अगर मुझे 1 kg चीनी लेना है, 1 kg चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, तो वो क्या करता है,
जैसे मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 kg चीनी देना, वो तुरंत एक बटखारा निकालता है 1 kg, जिस पर लोहे का बना होता है, इस टाइप का कुछ शेप होता है और 1 kg लिखा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये मान लिया गया है कि हाँ ये 1 kg इतना होता है, तभी तो मुझे 1 kg चीनी मिलता है कि नहीं। वही चीज यहां भी है, अगर हम मान लिए कि 1 kg मुझे चीनी चाहिए, तो जैसे मैं बोलूंगा वो तुरंत इसको तौल के दे देता है मुझे। अगर मैं बोलूं 5 kg चाहिए, तो तुरंत वो 5 kg वाला बटखारा निकालेगा और मुझे तौल के दे देगा। समझ में आ रही बात। तो यहां भी इन द केस ऑफ केमिस्ट्री बोला गया कि द एटॉमिक मास कांस्टेंट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कहने का क्या मतलब है, कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, समझो जरा कि कार्बन एटम को लिया गया, ठीक है, बहुत सारे कार्बन एटम हैं, समझो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम को लिया गया। अब इस कार्बन एटम में, ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम है, बहुत सारे कार्बन के एटम है, कार्बन लिया गया था और कार्बन के बहुत सारे एटम, एक एटम में लूं और उस एक पर्टिकुलर एटम को मैं तोड़ता जाऊं और जो उसका 12 पार्ट वाला जो एटम आएगा, तोड़ने के बाद जो इस एटम को तोड़ने के बाद भी जो 12 पार्ट वाला जो पार्ट आएगा ना, उसका अगर मैं वेट करूं, जितना उसका वेट आएगा वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आया बात, समझ में आया ये बात समझ में आया कि नहीं सभी को, ठीक है, क्लियर है सबको। एक एटम के 12वें भाग को, एक एटम लिया, उसके 12 पार्ट किए, उस 12-13 जितना पार्ट करना है करो, मगर 12वें पार्ट का जब मैं वेट करूंगा, ठीक है, उसको तौला, ठीक है, नापा, जोखा, समझ में आ रहा है, वेट किया, तो उस 12वें भाग का जो वेट आएगा वही क्या कहलाएगा, मास कांस्टेंट कहलाएगा, एटॉमिक मास कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब जैसे समझो कि सर ऑक्सीजन का तो वेट तो 16 कैसे आया होगा। अरे भाई, अगर मान लो कि कार्बन 12 के 12वें भाग का जो मास है, कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग का जो मास है, इससे ये कम से कम 60 टाइम ज्यादा आया होगा, तभी तो इसका वेट 16 आया है। 16 टाइम क्या आया होगा, ज्यादा आया होगा, तभी तो इसका वेट क्या आया है, 16 आया है। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर है बात यहां तक। तो कहने का मतलब है कि जो 1/12 कार्बन का 1/12 जो पार्ट है, कार्बन का जो 1/12 पार्ट का जो वेट आया है वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्लियर है बात, ये इतना तक बात क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, चलो ये समझ में आया, ठीक है, चलिए एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास कांस्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी उसी पे है, समझना है, एटॉमिक मास कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, उसी पे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जरा मुझे समझाओ, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, नाइट्रोजन ले लेता हूं। तो नाइट्रोजन का, या तुम चलो नाइट्रोजन बहुत दूर हो गया, हीलियम ले लो, तुम हीलियम से बहुत रिलेट करते हो, इसका कितना होता है एटॉमिक मास, 4 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हीलियम है, ये 4 टाइम्स ज्यादा भारी है उस एटम के मास से, C12 के एक एटम के मास से ये 4 टाइम्स ज्यादा भारी है। C12 के 12वें भाग, C12 के एक एटम के 12वें भाग का जो मास है, वेट है, उससे ये कितना टाइम्स ज्यादा भारी है, 4 टाइम्स ज्यादा भारी। ये बोल सकता हूं मैं ना, जैसे ऑक्सीजन के लिए बोला था 16 टाइम, तो वैसे ही इसको बोल सकता हूं क्या, 4 टाइम्स ज्यादा होगा C12 के एक एटम के मास से। क्लियर है बात, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अब तुम्हें क्लियर है ये बात, एटॉमिक मास कांस्टेंट। अगर मैं लिखूं कि एटॉमिक मास कांस्टेंट, अगर मैं यहां पे लिखूं कि एटॉमिक मास कांस्टेंट,
एटॉमिक मास कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो 1/12 लिख सकता हूं इनटू क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ, बोलो 1 एटम ऑफ क्या लिख दूं, C12, यही होता है ना, यही होता है ना, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या, C12। समझ में आ रहा बात? देखो एक और एग्जांपल, चलो जब तक तुम्हें समझ में ना आए, मान लो आइसक्रीम का ब्रिक है, आइसक्रीम ब्रिक है, समझना, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आइसक्रीम का ब्रिक है, चलो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस पार्ट को तुम काट के निकाल लो बाहर। ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, हाईलाइट कर लो, देखो इस पार्ट को, इस आइसक्रीम के 12वें भाग को तुम काट के निकाल लो बाहर, और अब इसको काटो बाहर निकालने के बाद, इसमें से 12 पार्ट करेंगे, जो 12 पार्ट जो करेंगे, समझ में आ रही बात, इस पार्ट से, ठीक है, 12 ग्राम, समझ में आ रही बात, इसके 12वें भाग का जो वेट होगा ना, वही किसका मास होगा, इसका एटॉमिक मास कांस्टेंट का। क्लियर है बात? ये सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यही अपना क्या हुआ, एटॉमिक मास कांस्टेंट। अपना एटॉमिक मास कांस्टेंट क्या कहलाया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या, C12 इज कॉल्ड क्या, एटॉमिक मास कांस्टेंट। क्लियर है बात ये सबको? चलो अब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को देखते हैं जरा, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन कर, चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैं लिखूं यहां पे, चलो रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए, देखो जो पॉइंट लिख रहा हूं ध्यान देना, डायमेंशन, समझना, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी defined as the, समझना, defined as the ratio of the masses of क्या, बोलो, masses of 1 atom of an, क्या बेटा, of an element to atomic mass constant। क्या बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एज द, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द masses of 1 atom of an element to atomic mass constant। है कि नहीं? क्लियर है बात यहां तक? कहने का मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास आपका डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि ये रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ क्या है, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एटॉमिक मास कांस्टेंट। एक एटम के मास के रेशियो जब लेते हैं विथ क्या, एटॉमिक मास कांस्टेंट के साथ, तब हमें क्या मिलता है, रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है। क्लियर है बात? समझो बात को, अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है, अगर समझना है इस बात को, पहले उतार लो जल्दी, चलो जल्दी उतारो, हटाए, चलो। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो फिर से मैं इसको अगर समझाऊं तो तुम क्या समझे, देखो जरा, नाइट्रोजन लिया मैंने, इसका कितना आता है मास, बोलो 14 आता है। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास अगर हम रिलेट करें एटॉमिक मास कांस्टेंट से, नाइट्रोजन एटम के हम देखो हिंदी में लिख रहे हैं, एक एटम का मास हम रिलेट कर रहे हैं किससे, एटॉमिक मास, हिंदी में भी लिख देता हूं कि समझ में आए, एटॉमिक मास कांस्टेंट से। तो मैं क्या बोलूंगा कि नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है
वो एटॉमिक मास कांस्टेंट से 14 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। ये लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं कि नहीं? वही बात बार बार आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं राम बोलूं, शॉर्ट फॉर्म में राम बोल रहा हूं, चलो ठीक है, राम जैसे बोलूंगा समझना रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहा हूं। तो अगर इसके बारे में बोलूं तो क्या लिख सकता हूं? बोलो मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या, एनी एलिमेंट, क्लियर है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर दूं, तो ये क्या होगा? बोलो, मैं लिख दूं फिर से, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या बेटा, एनी एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय, क्या लिखूंगा नीचे, क्या एटॉमिक मास कांस्टेंट यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12 एटॉमिक मास यूनिट तो वही देगा ना, इनटू मास ऑफ, बोलो मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या बेटा, वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स। अरे इसका C12 भी आइसोटोप्स दिया ना। तो ये आपका होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपको याद रखना है। जैसी कोई रिलेटिव एटॉमिक मास बोले तो दिस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास कांस्टेंट। इसी को हम लोग रिलेट करते हैं। समझ में आ रहा बात? क्लियर है सबको? तो चलो जरा थोड़ा सा और देख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को, और आपके लिए थोड़ा ट्रिकी और इजी कर देता हूं कि क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और इसको ट्रिकी और इजी कर देता हूं, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास राम, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू कुछ नहीं होता है, इट्स अ मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट लिखा मैंने, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये मास नंबर क्या होता है? तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ क्या, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड क्या, मास नंबर ऑफ एलिमेंट। या इसको क्या बोल दूं, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स प्लस क्या, न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, है कि नहीं? तो अगर मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा दूं कि किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक नंबर है। कैसा नंबर है? अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोले तो 8, और इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये तो क्या है भैया, ये तो क्या है, ये सिर्फ नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। ये नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। इसमें नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन से है ये एटॉमिक नंबर, ठीक है? बट जैसे अगर तुम समझो कुली को, जैसे तुम जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो कुली मिलता है ना, तो देखते हो भारी सामान वो कहाँ रखता है, ऊपर, हल्का सामान कहाँ, हाथ में नीचे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये अगर हल्का है तो यहाँ पे जरूर, ये बड़ा है तो भारी है, तो यहाँ पे एक बक्से से काम तो चलेगा नहीं, वो ऊपर रखा है स्टेबिलिटी के लिए, तो बक्सा तो भारी होना है ना कहीं ना कहीं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन भी है और प्लस में क्या है बेटा, इसमें न्यूट्रॉन्स भी है। तो यही हुआ ना राम, यही तो राम है मेरा, राम हमारे मिल गए, यही तो हमारे राम हैं। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें समझा दूं तो 16 इज आवर क्या, राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, 16, क्योंकि डायमेंशन लेस है ना, उसमें ग्राम लगाना है ना कुछ लगाना है, वो डायमेंशन लेस है, ना एमयू लगाना है, वो डायमेंशन लेस है, ठीक है? तो अगर एक क्वेश्चन से समझाऊं, कैलकुलेट राम, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स, जो दिया जा रहा है, समझना जरा। मैंने क्वेश्चन दिया कि C612, C613, C614, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसमें कौन सा राम है? तो तुम बोलोगे सर इसमें 12 है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें कितना है, इसमें सर 13 रिलेटिव एटॉमिक मास है,
इसमें कितना है सर? इसमें 14 रिलेटिव एटॉमिक मास है कि नहीं? ये क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, ऑल क्लियर? पूरा क्लियर है? ऑल क्लियर इन द सेंस कि नहीं कि ऊपर से बाउंस कर गया, एकदम इजी है। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या? न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। सिर्फ फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राम लगा देंगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, एमयू लगा देंगे तो एटॉमिक मास यूनिट में आने लगेगा, है ना। बट जब बिना यूनिट के रहेगा तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा उसका। बस सिंपल है, सिग्निफिकेंस का अंतर है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।